हाँ जी बच्चों, करें फिर स्टार्ट। आज तुम्हारा होमवर्क भी डिस्कस होना है, कर लिया? चलो एक दो आर्टिकल्स हैं लास्ट वाले। लीनियर इन इक्वेशन, द लीनियर इन इक्वेशंस, ये तो तुम्हें मैं एक सेपरेट चैप्टर में भी करा चुका हूँ ना, स्टार्टिंग में फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में। तुम्हें याद ही होगा। ये हमारी एक लाइन है, ये पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। अगर ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लाइन एल ले लेता हूँ। तो एक साइड क्या होगा कि एल जो है पॉजिटिव होगा, एक साइड एल पॉजिटिव होगा, एक साइड एल नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर मैं सी को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो सी को अगर पॉजिटिव लूंगा तो ओरिजिन साइड पे पॉजिटिव आएगा और नॉन ओरिजिन साइड पे नेगेटिव आएगा, है ना। याद है ना ये रूल? क्योंकि इसमें जब मैं 0 0 डालूंगा तो जो सी का साइन होगा वही ओरिजिन साइड पे साइन होगा। तो सी अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो ओरिजिन साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड फिर ऑपोजिट नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो लीनियर इन इक्वेशन होती है, अब एक रिवीजन के लिए करके देख लो। स्केच 2x माइनस वाई माइनस 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो ये ट्राई करके बताओ। पहला काम लाइन को प्लॉट करना, कर लिया? लाइन को प्लॉट करो, y को 0 रखो, x 11/2 यहाँ आएगा। फिर x को 0 रखो, y माइनस 11, y इक्वल टू माइनस 11। और बस अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आगे लाइन। ये लाइन है 2x माइनस 5 माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब बताओ, हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कौन सा रीजन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? देखें लाइन में 0 0 डाल के देखूं, माइनस 11 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो ओरिजिन साइड इसका मतलब नेगेटिव साइन है और दूसरी साइड प्लस वाला साइन है ना। और हमें चाहिए प्लस वाला, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ये वाला है। तो इस तरफ जो रीजन है पूरा हाफ प्लेन, ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है 2x माइनस वाई माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को। ठीक है, और ऊपर वाला जो है वो नेगेटिव के रहा। अब एक काम ये भी कर सकते थे यार, अगर मैं c को ही पॉजिटिव बना लूं, जैसे मैंने बताया तुम्हें, माइनस 2x प्लस वाई प्लस 11 फिर लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसमें ऑब्वियसली जो ओरिजिन साइड है वो नेगेटिव आएगी, दूसरी साइड पॉजिटिव नहीं, ये आएगी ना। एक सेकंड, माइनस 2x प्लस वाई प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 0, हाँ यही आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें ओरिजिन साइड नेगेटिव वाली आ रही है ना। चलो नेक्स्ट, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। फाइंड ऑल अल्फा such that alpha comma alpha square lies inside the triangle formed by the lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0 and x plus 2y minus 3 equal to 0 and 5x minus 6y minus 1 equal to 0। चलो ये पहले ट्राई करो, फिर डिस्कस कराऊंगा। शुरू कैसे करना है? पहले ट्राइंगल बनाओ है ना, तीनों लाइंस प्लॉट करो। सबसे पहले प्लॉट ऑल द 3 लाइंस। बताया संभव है? बना ली है? बनाऊं? एक बार चेक कर लो। पहले तो तीनों लाइंस को प्लॉट करके देखें। पहली लाइन देखो, y को 0 रखो, x 1/2 आ गया ना, और x को 0 रखो, y 1/3 आ गया। पहली लाइन तो तुम्हारी कुछ ऐसी आ गई है ना। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन के लिए y को 0 रखो, x 3 मिलेगा, और फिर x को 0 रखो, y 3/2 मिलेगा। अब थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि 3/2 ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, है ना, समझ रहे हो, या ऐसे रखूं। इंटरसेक्शन इस पर डिपेंड करेगा ना, नीचे इंटरसेक्शन आना है या पैरेलल जा रही है या कहीं ऐसे जा रही है ना, ये तो देखना पड़ेगा। तो स्लोप देख लें, इसकी स्लोप कितनी है, -2/3, और दूसरी लाइन की स्लोप कितनी होगी, कितनी? तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है? m1 का, है ना। तो ये ज्यादा स्टीप है और दूसरी वाली फ्लैट होगी। ये आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें ना, तो अब जब लाइन बनाओगे, एक तो 3 हो गया, एक 3/2 हो गया ना। 3/2 मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये लाइन बनी। ठीक है, और ये कहीं ऊपर जाके कट कर रही। ठीक है, समझ गए? तो लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गई। ठीक है, अब थर्ड लाइन प्लॉट करते हैं। y को 0 रखूंगा तो x कितना आ गया, 1/5। x को 1/5 डालना है तो यहाँ कहीं आएगा, है ना, 1/5। और x को 0 डालोगे तो y -1/6, तो वो तो नीचे जा रहा है ना। अब इन दोनों को प्लॉट करूं तो ये तीसरी लाइन है। ठीक है, अब ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ये वाली है ना। ये ट्राइंगल बनी तुम्हारी, इसको ए बी सी लेबल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मेरा पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा, इसके इस ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए। तो जो पॉइंट है हमारा वो ट्राइंगल के अंदर ही पड़ना चाहिए,
ट्रायंगल के बाहर नहीं बढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं? ये बाउंड्री जो है ना एबीसी के अंदर रहना चाहिए। तो अल्फा की रेंज क्या होगी, अल्फा की क्या क्या वैल्यूज होगी? एल देखो इसमें क्या है, पी पॉइंट ए बी के ऊपर है, तो कंडीशन मिल गई कि यार पी पॉइंट को ए बी से ऊपर रखना है और बीसी से भी ऊपर रखना, बीसी से लेफ्ट रखना है और ए से नीचे रखना है। तो इसमें इन इक्वेशंस काम आ जाएंगे ना हमारी, समझ रहे हो? पर उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि ए बी से ऊपर साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो ए बी की लाइन से पता चलेगा। तो ए बी की जो लाइन है ओरिजिन की साइड क्या साइन दे रही है, नेगेटिव है कि नहीं? यार समझ गए ना तुम लोग? जो लाइन 1 है ये ओरिजिन पे नेगेटिव साइन दे रही है, एक्स को और वाई को 0 0 डाल के -1 मिलेगा ना। तो इसका मतलब ए बी के ऊपर वाली साइड पे कौन सा साइन होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये ऊपर पॉजिटिव, तो पी पॉइंट जो है कौन सी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली। अब बीसी वाला देख बताओ, यहाँ पहले चलो एसी वाला बता दो। L2 का ओरिजिन साइड नेगेटिव है ना, और BC का ओरिजिन साइड नेगेटिव। तो ये ट्रायंगल के अंदर की साइन स्कीम तुम्हें दिख गई है ना। तो अब मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर L1 क्या थी, 2x + 3y - 1, यानी कि 2 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर -1 है ना, हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और BC के रिस्पेक्टिवली थर्ड इक्वेशन है 5 अल्फा - 6 अल्फा स्क्वायर -1 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा ट्रायंगल के अंदर रखना है या ट्रायंगल पे भी रख सकते हैं? अंदर रखना है तो फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बना दें, ये ग्रेटर और ये लेसर है ना। अब AC वाली लाइन को अगर लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा + 2 अल्फा स्क्वायर -3 लेस देन 0। तो ये 3 इन इक्वेशंस आ गई क्वाड्रेटिक जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। गॉट इट? अब इनको कैसे सॉल्व करें, ये पहले मैं इसको ठीक करके लिख लूं, 3 अल्फा स्क्वायर + 2 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ना। ये 6 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा + 1 और ग्रेटर देन 0, और ये वाली 2 अल्फा स्क्वायर + अल्फा -3 लेस देन 0। तो ये है तुम्हारे पास 3 इन इक्वेशंस। अब ये वेवीकर मेथड तुम्हें याद ही होगा, तो पहले इसको फैक्टराइज करके लिखना। पहले के फैक्टर बनाना क्या है, 3 अल्फा + 1 × अल्फा -1, उल्टा लिख दिया मैंने, साइन ये यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, पहली वाली इन इक्वेशन। और दूसरी इन इक्वेशन 3 अल्फा -1 × 2 अल्फा -1 है ना, ठीक है ना ये वाला। तीसरे के भी फैक्टर बन रहे हैं, देखना क्या बन रहे हैं, 2 अल्फा और अल्फा के साथ ही बन रहे होंगे, और यहाँ -3 या +3 -1, ठीक है, ये भी बनी गए। गॉट इट? अच्छा अब यहाँ पर जो पहली वाली इन इक्वेशन है इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, अल्फा लेस देन -1 और अल्फा ग्रेटर देन 1/3। इसका अल्फा स्मॉलर देन 1/3 और अल्फा ग्रेटर देन 1/2। इसका क्या होगा बच्चों, -3/2 से लेके 1 के बीच में, है ना। ये वेवीकर मेथड से मैंने इन तीनों के सोल्यूशन निकाल दिए। अब इनको करना कंबाइन, तीनों ट्रू होनी चाहिए ना, इंटरसेक्शन। तो सबसे छोटा पॉइंट है -3/2, फिर उसके बाद है -1, फिर है 1/3, 1/2 एंड 1। ये है सारे पॉइंट्स। अब जो पहली इन इक्वेशन है वो कह रही है कि -1 से छोटा और 1/3 से बड़ा, ये पहला केस है। दूसरा केस बोल रहा है 1/3 से छोटा या 1/2 से बड़ा, है ना, 1/3 से छोटा या 1/2 से बड़ा। और तीसरा केस ये बोल रहा है कि -3/2 से 1 के बीच में, ठीक है। तो -3/2 से 1 के बीच में कौन सा आ गया, ये वाला, है ना। और यहाँ सर्कल भी डाल दो, ओपन इंटरवल्स है ना। चलो अब तीनों का कॉमन सोल्यूशन दिख रहा है, जिसमें येलो, ब्लू और ये लाइंस है ना, ऑरेंज वाली लाइन है। तो ये कौन सा तीनों का कॉमन है भाई, 1/2 से 1 तक है, -3/2 से -1 है ना। तो फिर मेरा आंसर आ गया, जो अल्फा है दैट बिलोंग्स टू -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1। -3/2 क्लोज्ड है ना, नहीं ओपन ही है, सॉरी, -3/2 भी ओपन है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। गॉट इट? सोल्यूशन समझ आ गया ना सबको, है ना। ये तुम्हें पता जेईई एडवांस का क्वेश्चन कराया मैंने, पुराना, मुश्किल नहीं है ना, मल्टी कंसेप्ट है। लेकिन इसको हम किसी और तरीके से सोचें, अल्फा बेसिकली क्या है, दिख रहा है अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट है ना। तो क्या मुझे यहाँ पर अल्फा की रेंज दिख रही है, इससे बाहर तो नहीं होगा अल्फा, है ना। पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इससे ए और सी तो बाहर नहीं ना जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट है बी और ए से बाहर नहीं जाएगा ना। वाई कोऑर्डिनेट में मिनिमम हाइट इसकी बी है
और मैक्सिमम ए तक जा सकता है ना। तो बी से लेके बी नीचे, समझ रहे हो ना बेटा। तो ये भी कर सकते हो कि यार चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं ना, ए बी सी, और उसकी ये कंडीशन लगा लेते हैं, जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है और जो सी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो अल्फा की रेंज होगी, और जो बी का वाई कोऑर्डिनेट है और जो ए का वाई कोऑर्डिनेट है वो अल्फा स्क्वायर की रेंज होगी। तो दोनों की जो कॉमन रेंज आएगी वही आंसर होना चाहिए। तो इसलिए तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, ए बी एंड सी निकालना पड़ेगा। हाँ सी भी चाहिए, सी का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, बी का वाई और ए का वाई चाहिए। ये भी मेथड हो सकता है ना सॉल्व करना चाहो तो, पर बेटर यही है जो मैंने करवाया पहले। और जो अल्फा है, अल्फा पी का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो पी पॉइंट को लेफ्ट से राइट तू इमेजिन कर, कितना लेफ्ट लेके जा सकता है, कितना राइट लेके जा सकता है। ऑब्वियसली इससे बाहर नहीं लेके जा पाएंगे, अंदर रखना है ट्रायंगल के, है ना। नहीं ये ठीक, एक सेकंड, हाँ इसमें पॉइंट तो बाहर आ सकता है ना, क्योंकि ये तो मैंने पूरी रेक्टेंगल ही बना दी, इसमें पॉइंट तो यहाँ पर भी चला गया, यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसी में आएगा ना, तो नहीं बन पाएगा फिर, है ना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि पी पॉइंट फिर ये वाली इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। हाँ मतलब ये ऐसा सोच सकते हो, मतलब कोई अच्छा सा कोई और क्वेश्चन मिल जाएगा तो सोच सकते हैं ऐसे भी, है ना। डिपेंड करेगा कि वही सिचुएशन क्या है तुम्हारी, है ना। इसमें ये लग तो रहा था ऐसे कि इसमें और उसके बीच में आएगा, लेकिन ट्रायंगल के अंदर होगा ये भी तो है ना। जैसे पी पॉइंट मैंने यहाँ दिखाया है, ये ए और बी की हाइट के बीच में है और ए और सी की लेंथ के बीच में है, लेकिन ये ट्रायंगल के बीच में नहीं है ना, समझ गए बेटा। और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो नहीं आएगा, बाहर आ सकते पॉइंट से। वो ना अभी क्योंकि कोनिक्स पढ़ा नहीं होगा, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। अल्फा और अल्फा स्क्वायर है ना, तो ये समझ लो कि तुम वाई कोऑर्डिनेट जो बोल रहे हो ना, वो एक्स का स्क्वायर बोल रहे हो ना। वाई कोऑर्डिनेट जो है एक्स का स्क्वायर है, यानी कि जो अल्फा और अल्फा स्क्वायर पॉइंट है वो इसके ऊपर लाई करता है, वाई कोड एक्स स्क्वायर पे। ये इसका जो पाथ है वो वाई कोड एक्स स्क्वायर है ना, लोकस इसका वाई कोड एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं वाई कोड एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। अब थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ से पास होके जा रहा है, पता नहीं यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो मान लो ये यहाँ से जा रहा है, अच्छा ऐसा ग्राफ है। अब यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है ना, तो वो भी जब ग्राफ एग्जैक्ट प्लॉट करोगे जैसे लाइंस करेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें कितना पार्ट ट्रायंगल के अंदर है वो आंसर है तुम्हारा, तो इससे तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ये मेथड हो सकता है, ये वाला मेथड चल जाएगा, और उसके लिए वाई को एक्स का प्रॉपरली प्लॉट कर लेना। नहीं नहीं होगा बेटा, तभी तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, देख अल्फा की रेंज ये भी तो आ रही है, -1/2 से 1 वाली भी तो आ रही है, मतलब 1/2 से 1 के बीच में जा रहा होगा इसका। अगर मैं इसको क्या क्या आंसर है उसी हिसाब से मैं इसको प्लॉट करता हूँ। -3/2 से -1, मतलब कहीं यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ टच करा, फिर उसके बाद ये बाहर निकला 1/2 पे, फिर अंदर आ गया और 1 पे फिर बाहर निकल गया, तभी इसका आंसर ये बन रहा है ना। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा आ गया आंसर वाला, और एक ये वाला पार्ट आ गया आंसर। ये पॉइंट जो एग्जैक्टली इस पाथ के ऊपर है ये, और ट्रायंगल के अंदर रखना है, तो ट्रायंगल के अंदर रखना है तो यही वाला आंसर आएगा, समझ रहे हैं। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ग्राफ बनाएंगे ना। हाँ अब तो कर सकते हैं, अब तो वो पॉइंट निकालना है तो सिर्फ सॉल्व करके आ जाएगा ना। ये वाला पॉइंट अगर निकाले तो सॉल्व करके आ जाएगा, ये वाले पॉइंट तो सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें इन इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, समझ गए बच्चों। तो ये दूसरा मेथड है इसका, मेथड 2। आई होप सबको समझ आ गया ना, क्योंकि ये रिलेशन ही भी दिया अगर तो यहाँ 1 डालेगा तो 1 स्क्वायर आएगा, यहाँ 5 डालेगा तो 5 स्क्वायर मिलेगा, अगर यहाँ x डालेगा तो x स्क्वायर मिलेगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा x स्क्वायर होगा, वो तो रूल दिख ही रहा ना, ठीक है ना। चलो हो गया बच्चे सबको, है ना। तो ये एक टॉपिक है, भी इम्पोर्टेंट है। एक कॉरोलरी भी लिख लो, साइन स्कीम विद रिस्पेक्ट टू 2 लाइंस, साइन स्कीम विद रिस्पेक्ट टू 2 लाइंस, ऑल्सो 3 लाइंस। देखो जैसे ये 2 लाइंस है तुम्हारी, एक हो गई L1 और एक हो गई L2, ठीक है, एनी 2 लाइंस। अब कोई तो रीजन होगा जिसमें ओरिजिन होगा, है ना। जो 2 लाइंस प्लॉट करोगे तो कहीं तो ओरिजिन भी आता है ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये ओरिजिन, दिस इज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि ओरिजिन यहीं क्यों होगा, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, तो दिस इज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कहीं भी लगा लो, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, समझ रहे हैं। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, जनरल केस है, इट्स अ जनरल केस, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर केस। तो फिर मान लो ओरिजिन अगर यहाँ पर है, तो तुम्हें ये चारों जो रीजन्स है इनकी साइन स्कीम देखनी है, तो तुम क्या करोगे, पहले ओरिजिन की देखोगे। तो ओरिजिन की अगर पॉजिटिव आ रही है तो दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगी, है ना। और इसमें मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ पहले ही
कि C1 पॉजिटिव है, इसमें C2 पॉजिटिव है। ठीक है, पहले एज्यूम कर लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दोनों पॉजिटिव ले लिए, अगर नेगेटिव होगा तो कोई बात नहीं, फिर माइनस, फिर साइन बदल तो उस हिसाब से लगा दो। ठीक है, और स्टैंडर्ड केस के लिए चलो ये मान लेते हैं। अब दूसरी लाइन है जो L2, उसमें भी सेम यही रूल फॉलो होगा, है कि नहीं। अब कोई भी पॉइंट ले लो A, जैसे तुमने पॉइंट ले लिया A, अब ये इस रीजन में तब लाई करेगा, ये कैसे पता चलेगा इस रीजन में लाई करता है, अगर इसका साइन L1 से पॉजिटिव है और L2 से नेगेटिव है ना। तो बेसिकली तुम L1 में जब A पॉइंट डालोगे तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, और L2 में जब A पॉइंट डालोगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो ये वो वाला रीजन है ना। तुम देख रहे हो ना कि L1 वाली साइड पॉजिटिव है लेकिन L2 वाली साइड नेगेटिव है। L1 की पॉजिटिव साइड और L2 की नेगेटिव साइड पे ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो लाइंस के रिस्पेक्टिवली साइन को देखते हैं। 3 लाइंस वाला तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं करा दिया तुम्हें, ये तुमने कर ही लिया। 3 लाइंस के रिस्पेक्टिवली, वो मेथड तो सबका सेम ही है, ओरिजिन के रिस्पेक्टिवली देख लो। क्लियर, सबको समझ आ गया ना। तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्टिवली तुम कहीं भी देख सकते हो। तो इसको कॉपी को रोटेट कर लिया ना, कॉपी को रोटेट कर लिया तो आ जाएगा जहां चाहिए। ठीक है ना, समझ गया ना बेटा। वो मैं दिया हुआ है क्वेश्चन में, C1 C2 पॉजिटिव ले लिया ना, तभी तो मैं ये साइंस क्यों लिख पाऊंगा, नहीं तो कैसे लिखूंगा। C1 C2 के साइन से पता चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है, नहीं तो फिर मैं ये लिख नहीं पाऊंगा। स्टार्टिंग में कुछ तो देखना पड़ेगा ना। नहीं तो एक एग्जाम्पल देख लो, चलो कर लो एक कोई एग्जाम्पल वैसे ही बना लेते हैं। 2 लाइंस ले लेता हूँ, और 2x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मैं इसमें ओरिजिन सपोज यहाँ ले रहा हूँ, वो कहीं भी ले सकता हूँ किसी तो, यार 4 रीजन है, कहीं एक तो होगा है ना, अनलेस कि ये ओरिजिन है, वो स्पेशल केस है, उसको बाद में देखेंगे। तो मान लो ये ओरिजिन है, तो मुझे इन चारों की साइन स्कीम बताओ क्या होगी। 4 सेक्शन हो गए ना प्लेन के, तो हर सेक्शन की साइन स्कीम बनाओ। पहले ये 3x प्लस 2y प्लस 7 वाली देखूं, इधर पॉजिटिव है ओरिजिन वाली साइड, दूसरी तरफ नेगेटिव हो गया, और इस वाले की ओर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव हो। तो इसमें मैंने C1 C2 को चेंज नहीं करा, जैसे है वैसे ले ली, एक्चुअल साइन स्कीम ले ली, है ना। अब तुम चाहो तो माइनस 2x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तो इसको प्लस प्लस और इसको माइनस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, वो भी चलेगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार एक ए पॉइंट है -3 से 2, ये बताओ किस सेक्शन में, इन चारों में से किस सेक्शन में, बताना है पॉइंट। लाइन 1 में डालना, लाइन 1 में नेगेटिव आ रहा है, 2x माइनस वाई माइनस 11 में डालो नेगेटिव आ रहा है, मतलब लाइन से ऊपर नेगेटिव वाली साइड, और दूसरे में डालो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ ओरिजिन साइड पे आ गया। बताओ, तो ओरिजिन यहाँ ए, यहाँ क्योंकि ये 2x वाली लाइन के नेगेटिव साइड पे है, 3x वाली लाइन के पॉजिटिव साइड पे है। बात समझ आ गई। तो इस तरह से हम हमेशा 2 लाइंस के रिस्पेक्टिवली पॉइंट को देख सकते हैं। बेटा क्लियर हो गया ना सबका ना। अब यही लॉजिक मैंने 3 लाइंस के लिए यूज किया था। यहाँ पर 3 लाइंस का साइन स्कीम बनाई, देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये पॉइंट जो है इसी साइन स्कीम को फॉलो करना चाहिए। गॉट इट। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छी तरह से। एक फॉर्म तुम मैंने पढ़ाई थी L1 सॉरी लैम्डा टाइम्स L1 प्लस म्यू टाइम्स L2 इक्वल टू 0। ठीक है, याद है ये वाली कौन सी थी फॉर्म, ये इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइंस की थी ना। क्या था याद करो, या फिर आर्टिकल चेक करो क्या था। k टाइम्स ले लो, L1 प्लस k टाइम्स L2 इक्वल टू 0 ले लो, चाहे मतलब इसको L1 प्लस k टाइम्स L2 इक्वल टू 0 लिख लो, या L2 प्लस k टाइम्स L1 इक्वल टू 0 लिख लो, कोई भी फॉर्मेट ले लो। तो इसमें क्या होता था याद करो, ये कैसी फैमिली ऑफ लाइंस थी, लाइक कॉन्करेंट लाइंस है ना, फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस की क्वेश्चन थी। जब हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कि यार 2 लाइन के इंटरसेक्शन से पास हुई वाली लाइन है, तो हम उसकी इक्वेशन इस तरह से लेट नहीं करते थे, याद आ गया। ये जो मैंने ब्रैकेट में फॉर्मेट लिखा है ना, वो यहीं से आ जाएगा। अगर मैं लैम्डा से डिवाइड कर दूं ना, तो ये L1 प्लस k टाइम्स L2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये थोड़ा जनरल है इसलिए क्योंकि लैम्डा अगर 0 हो गया और म्यू अगर नॉन 0 हुआ तो L2 भी मिल जाएगी, और अगर म्यू 0 हो गया तो L1 0 मिल जाएगी। मतलब L1 और L2 भी तो फैमिली के मेंबर्स हैं, L1 और L2 भी तो फैमिली के मेंबर्स है ना। जबकि इस फॉर्मेट में क्या दिक्कत है कि k अगर 0 हो गया L1 तो मिल जाएगी, है ना, फिर L2 वाली नहीं मिल रही है ना, समझ रहे हो, सिर्फ L2 वाली चाहिए हो तो L2 वाली मिलेगी यहाँ से, अगर k को 0 रखूंगा तो k कहाँ रखना है वो मैटर करेगा ना, इसलिए पहली वाली जनरल फॉर्म। गॉट इट। तो अब ये फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस की इक्वेशन है ना, जैसे कि मान लो ये लाइन है, समझ गए बच्चों। अब ये जो लाइन है ये बेसिकली है क्या,
यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, इसको मैं Q ले लेता हूँ। तो ये जो लाइन है ये वाली, इसको मैं बोल सकता हूँ कि लोकस ऑफ द पॉइंट Q है। Q पॉइंट इस पाथ पे चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है। अब कैसे चल रहा है, इसकी क्या कंडीशन है? इक्विडिस्टेंट, इक्वल नहीं है बट सेम रेशियो में कह सकते हैं। एग्जैक्टली, सही सोचा है। ये तुम्हें पता है, ये डिस्टेंसेस की रेशियो सेम होगी हमेशा, मानते हो ना? ये जो डिस्टेंसेस हैं D1 और D2, इनकी रेशियो सेम होगी। ये तुमने ज्योमेट्री लगाओ थोड़ी सी, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स ही बनेंगे, है ना? बन रहा है ना, ये समझ रहे हो बेटा? यहाँ पर मैं इसको क्या लिख दूं, D1 डैश लिख दूं, D2 डैश लिख दूं। गॉट इट? तो लोकस ऑफ द पॉइंट Q सच दैट, और क्या करोगे कि ये डिस्टेंस निकालोगे Q से L1 का, Q से L1 का डिस्टेंस निकालोगे। क्या आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। D1 क्या आएगा बेटा? इक्वेशन ले लूं मैं इसकी, कैसे लूं? A1 ले लूं, A1x प्लस B1y प्लस C1 मॉड अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1। और D2 जो है, ये रेशियो सेम होगी ना बेटा, ये रेशियो D1 बाई D2 है ना, क्योंकि इसका K लग रहा होगा ना, K कट जाएगा। D1 डैश बाई D2 डैश भी यही आएगा ना, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर नीचे आएगी A2x प्लस B2y प्लस C2 का मॉड डिवाइडेड बाय दिस। तो ये रेशियो एक्चुअली फिक्स्ड है ना, इक्वल टू से K। गॉट इट? तो अब ये इक्वेशन देख रहे हो क्या बन गई? ये L1 अपॉन L2 इक्वल टू प्लस माइनस K बन गई। मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस साइन लिखोगे, और ये रूट वाली टर्म्स उधर ले जाओ सारी, सब कुछ K में चला गया। K की जगह क्या लिख लो, कोई और ले लूं? K की जगह कोई और पैरामीटर यूज करता हूँ यहाँ पर ना, क्या यूज कर लें? M कर लेते हैं, यहाँ पर K कर लें। ये रूट वाली टर्म सारी उधर चलेगी, तो ये एक्चुअली L1 और L2 की इक्वेशन ही तो है। हाँ, यहाँ पर जो यूज किया वही होता, तो ये भी फॉर्मेट आ गया ना, ये देखो। तो यानी कि ये जो L1 प्लस K टाइम्स L2 इक्वल टू 0 होती है, ये लाइन होती है पासिंग थ्रू द पॉइंट P, L1 और L2 को। तो इसमें जो लाइन की जो मैंने इक्वेशन बनाई है, उसमें मैंने डेफिनेशन देखो क्या यूज करी है, लोकस की बिल्कुल अलग ही डेफिनेशन यूज करी है ना, डिस्टेंसेस वाली, है ना? समझ रहे हो? बात समझ आ गई ना? तो कई आइडियाज हो सकते हैं ना लोकस की इक्वेशन बनाने के। तो इस सिचुएशन में ये वाला आइडिया भी है। बात समझ आ गई ना, है ना? किसी को डाउट तो नहीं? किसी को डाउट तो नहीं है ना बेटा? सेम है, रेशियो सेम आएगी ना? सेम है। और प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि एक आंसर तुम्हारा और बनना चाहिए जो हमने यहाँ पर दिखाया नहीं, ये वाला। दो आंसर आएंगे यहाँ पर भी, जो Q पॉइंट चल रहा होगा उसका लोकस भी यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये तो मैंने बाइसेक्टर बना दिया, सॉरी, कोई जनरल केस बनाते हैं, ये ऐसे बनाऊंगा जनरल। तो इसमें भी रेशियो वही आएगी, क्योंकि इसमें साइन का ही फर्क है ना यार। किसी एक सेक्शन में ओरिजिन होगा, उसके हिसाब से साइन स्कीम होगी। तो D1 बाई D2 एक में पॉजिटिव आ रहा होगा, एक में नेगेटिव आ रहा होगा। तो अगर पॉजिटिव वाला देखूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल L1 प्लस 3 टाइम्स L2 इक्वल टू 0, या L1 माइनस 3 टाइम्स L2 इक्वल टू 0, तो ये दो लाइंस आ गई ना। अब तुम्हें ये पता चल गया ये कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये 3 बेसिकली है क्या, ये रेशियो है, समझ रहे हो? तो जब हम K की कोई वैल्यू लेते हैं, इस पर कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा सबको? वो तो पता है, ये रूट वाली टर्म्स उधर चली जाएंगी ना, तो M के साथ ये सब कुछ भी तो आ जाएगा। तो वो सारा क्यूमुलेटिव इकट्ठा हो गया, कलेक्टिव K लिख दिया ना। यहाँ तो M टाइम्स ये रूट्स वाली टर्म्स लिखो, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, और मैथमेटिशियंस थोड़े लेजी होते हैं ना, तो इसको मैंने K लिख दिया। ठीक है ना? समझ आ गया बेटा? दो आंसर आएंगे ना बेटा, मॉड हटाओगे ना, या मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस नहीं आएगा, तो वो दूसरा आंसर वो वाला है। मतलब इसी रेशियो में एक मतलब लाइन यहाँ से जाएगी, एक लाइन यहाँ से जाएगी, ठीक है ना? एक साइड क्या होगा कि दोनों साइड पॉजिटिव होंगे, या दोनों साइड नेगेटिव होंगे, और एक साइड ऑपोजिट साइन होगा। तो जहां ऑपोजिट साइन है वो रेशियो नेगेटिव होगी ना, जहां सेम साइन होगा वो रेशियो पॉजिटिव होगी। तो रेशियो प्लस माइनस में आ रही है ना, मॉड लगता है ना डिस्टेंस में। अगर मॉड नहीं लगाना तो इस साइन स्कीम यूज कर लो, मैंने सिखाई दी तुम्हें। फिर तुम ये करो कि D1 बाई D2 को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और इस वाले में D1 बाई D2 को नेगेटिव लोगे। तो तुम इन दोनों को क्लासीफाई भी कर, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। बात समझ आ गया बेटा? तो वो भी कर सकते हो। जैसे हमने अभी देख लिया कि ये वाली लाइन जो जा रही है, इसमें ये रेशियो नेगेटिव आएगी, ऑपोजिट साइन है ना, और इस वाली रेशियो सेम आएगी ना, मतलब सेम साइन की है ना, तो पॉजिटिव आ जाएगी रेशियो। ठीक है? अब थोड़ा समझ लो इसको अच्छी तरह से ना। तो ये हमने ज्योमेट्री ऑफ L1 प्लस K टाइम्स L2 इक्वल टू 0 डिस्कस करी है। डिस्टेंस में जो मॉड का साइन लगता है ना, जो मॉड सिंबल यूज करते हैं,
तो मैग्नीट्यूड हो गया ना। तो अब तुम्हें ये भी पता लग गया कि पॉजिटिव कब रखना, नेगेटिव कब रखना ना। ये लीनियर इक्वेशन से पता चलेगा ना तुम्हें। ओरिजिन साइड पे देख ले, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो सारे पॉजिटिव ax प्लस by प्लस c पॉजिटिव, मॉड हटा दोगे ना, मॉड हटा के तुम्हें पता चल जाएगा ये कौन सी साइड की बात है, मतलब तुम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो साइन के बाद। हाँ, L1 बाई L2 इक्वल टू -3, तो ये रेशियो है वो। ठीक है बेटा, हो गया। चलो अब इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स। द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स। अब ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, ये इसका स्पेशल केस है। ये हमारी लाइन है L1 और ये लाइन है हमारी L2, और मान लो ओरिजिन यहाँ पर है गई। ठीक है, एक रीजन में मैंने ओरिजिन ले लिया। अब ओरिजिन अगर मैंने यहाँ रखा है और मैं C1 और C2 पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो साइंस की तुम्हें पता लग गया कि कौन सी होगी। इस तरफ पॉजिटिव होगी, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव होगी, इस तरफ नेगेटिव। ठीक है, ये तुम्हारी साइंस की। अब मुझे चाहिए इनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर, तो एक तो तुम्हारा ये आ रहा होगा एंगल बाइसेक्टर, ये और ये एंगल बराबर है, और एक बाइसेक्टर तुम्हारा ये बनेगा, तो ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, या सॉरी M और N ले लेता हूँ। B1 B2 तो कोएफिशिएंट्स ले रखे हैं, ये M और N ले लो। तो ये दो बाइसेक्टर्स लाइंस हैं जिनकी इक्वेशन पूछी हुई है। एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बराबर होंगे। तो देख रहे हो ये 90 डिग्री एंगल होगा। बाइसेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, है ना, बेसिक प्रॉपर्टी। अब मुझे भाई लोकस निकालना है से पॉइंट R का, है ना। लोकस मतलब लाइन की इक्वेशन चाहिए, मतलब लोकस चाहिए इस पॉइंट का, लोकस की इक्वेशन चाहिए ना। तो कैसे निकालूं इस R का लोकस, उसकी इक्वेशन चाहिए। जो अभी हमने कंसेप्ट किया है वही लगा दें। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसमें रेशियो 1 हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस बराबर हो। गॉट इट, समझ आ गया ना बेटा। तो इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स, फिर ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला बन गया, A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसमें ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर आ जाएंगे, D1 और D2 बराबर होंगे, तो रेशियो 1 आ जाएगी। तो 1 आ जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। समझ गए ना बेटा। तो D1 इक्वल टू D2 की वजह से वी फाइंड दिस इक्वेशन। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। अब इसमें ये प्लस माइनस साइन का क्या करोगे। हाँ, प्लस वाला M होगा, प्लस वाला M होएगा, और N माइनस वाला होगा। क्यों ऐसे, जो यहाँ के डिस्टेंसेस होंगे वो तो ऑपोजिट साइन के हो गए ना, है कि नहीं। जबकि इस वाले ये दोनों डिस्टेंसेस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, है ना। कौन सा P पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। D1 तो नेगेटिव है ना, ये माइनस साइन है। D1 तो नेगेटिव आ रहा होगा, D2 पॉजिटिव आ रहा होगा, तो रेशियो नेगेटिव आएगी ना। तो माइनस वाला जो है वो N हो गया और पॉजिटिव वाला जो है वो M हो गया। तो फिर अब इसको क्लासिफाई करके लिख लेते हैं। जो M है उसका आंसर आ गया लाइन 1। ये देखो ax प्लस by प्लस c तो लाइन की इक्वेशन ही है। लाइन 1 डिवाइडेड बाय दिस रूट वाली टर्म इक्वल टू प्लस वाला साइन L2 अपॉन रूट ऑफ दिस टर्म। और ये तुम कह सकते हो कि बाइसेक्टर है ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। देख रहे हो ये M वाला कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जिस एंगल में ओरिजिन है। जिस एंगल में ओरिजिन आ रहा है उस एंगल का ये बाइसेक्टर है M, है ना। ओरिजिन साइड ही दोनों की साइन पॉजिटिव है ना, तो भी ऐसे। हाँ, क्योंकि रेशियो तो पॉजिटिव आएगी ना, दोनों नेगेटिव है लेकिन डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा फिर। हाँ नहीं, एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन, एंगल दोनों एक सेम ही है ना, लेफ्ट वाला राइट वाला भी, एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन ही होगा। ठीक है, क्लियर। और जो N है वो तुम्हारा दूसरे वाला हो गया ना, ये माइनस साइन वाला आ गया, तो ये तुम्हारा हो गया इनफैक्ट बाइसेक्टर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। बाइसेक्टर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है बेटा, जो ओरिजिन साइड वाला एंगल है उसका ये सप्लीमेंट वाला है ना। लैंग्वेज समझ आ गई ना सबको। तो ये हमने क्लासिफाई कर लिया कि M और N कौन से। चलो एक क्वेश्चन करके देख लो। फाइंड इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ 3x minus 4y plus 7 equal to 0, 5x plus 12y minus 3 equal to 0। ये दो इक्वेशंस दी हुई, इनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस फाइंड करो। जी ऑनलाइन चेक करूं, नहीं है पुराने वाले, मैं सेंड करूं तो रीसेंड कर लिया बेटा। पहले इनके C पॉजिटिव कर लें, है
है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए। तो लाइन 1 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 है। लाइन 2 इसको मैं साइन चेंज करके लिख रहा हूँ, माइनस 5x माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो मैंने दोनों के सी पॉजिटिव बना लिए स्टैंडर्ड केस के लिए, ठीक है। तो अब जो मेरी m बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन क्या आएगी, 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 पॉजिटिव साइन के साथ। दूसरी लाइन माइनस 5x माइनस 12y प्लस 3 अपॉन 13, है ना। फिर दूसरा वाला उसमें माइनस साइन ले लो बाहर, तो इनको सिंप्लीफाई करके लिख दो, आंसर आ गया। ये ओरिजिन वाला है, ठीक है ना, ओरिजिन साइड वाला है, ये नॉन ओरिजिन साइड वाला है, समझ रहे हैं। ये तुम्हारा ओरिजिन साइड वाला है एम, और एन जो है वो नॉन ओरिजिन साइड वाला है। हो गई, ठीक है, हो गया, इसमें डाउट तो नहीं। अब एक रिजल्ट और लिख लो, a1 a2 प्लस b1 b2 अगर नेगेटिव हो तो जो m वाली इक्वेशन है ना, दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। a1 a2 प्लस b1 b2 अगर नेगेटिव है तो m इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। गॉट इट, m इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये वाला जो मैंने बनाया है ओरिजिन वाला, क्योंकि इन दोनों में से एक एंगल एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा, ये तो पक्का है ना। कौन से वाला होगा एक्यूट और कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, तो वो हमें इससे पता चल रहा है। अब इसका मैं प्रूफ नहीं करा रहा अभी, अभी तुम इस कंडीशन को बस याद कर लो। अगर ये कंडीशन तुम्हारी आ गई ग्रेटर देन 0, फिर उल्टा हो जाएगा, फिर एन वाला हो जाएगा। हाँ, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गई तो फिर एन वाला हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगी। अभी तो एम एक्यूट है एन ऑब्ट्यूज है ना, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई तो फिर एन एक्यूट हो जाएगा एम ऑब्ट्यूज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वो फिर पूरा आर्टिकल तुम्हें साइंस की फिर तुम्हें किसी और पॉइंट के साथ बनानी पड़ेगी, जैसे 1,1 के साथ बना लो, 1,0 के साथ बना लो, ठीक है ना। वो हमने लीनियर इक्वेशंस में ये टॉपिक किया था ना, तो वही वाला सेम, ठीक है बच्चों। अब एक कंडीशन बस याद कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यस, ऐसे नहीं कह सकते, वो इस कंडीशन से पता चलेगा, साइंस स्कीम से नहीं पता चलेगा। उसमें D1 बड़ा हो सकता है, D2 छोटा हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है मैग्नीट्यूड। बाइसेक्टर में तो चलो D1 D2 बराबर होंगे, पर उस साइंस से नहीं पता चलेगा। तो फाइंड इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल between the lines 3x plus 4y equal to 11 and 12x minus 5y equals to 2। पहले L1 और L2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, L1 एंड L2 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। पहली लाइन लिखोगे माइनस 3x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0, है ना, C पॉजिटिव रखना है। और सेकंड लाइन को कैसे लिखोगे, माइनस 12x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम चेक करेंगे वैल्यू a1 a2 प्लस b1 b2, ये कितनी है, -3 इंटू -12 प्लस -4 इंटू 5, देखना क्या आ गई, 36 माइनस 20 पॉजिटिव आ गई। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी होगी, m या n। अब n हो जाएगी। n की इक्वेशन कैसे लिखोगे, -3x माइनस 4y प्लस 11 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस साइन के साथ आती है, -12x प्लस 5y प्लस 2 अपॉन 13। समझ आ गया बेटा। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो फिर एक्यूट वाली n होगी, अगर नेगेटिव आता तो एक्यूट वाली m होती, और n वाली में नेगेटिव होता है और m वाली में पॉजिटिव होता है। स्टैंडर्ड केस, अगर एक्चुअल केस बनाना है तो उससे भी कर सकते हो, पर उससे फिर साइंस के उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। टॉपिक समझ आ गया बेटा, किसी को डाउट तो नहीं। चलो अब लास्ट सेक्शन है प्रॉब्लम्स ऑन लोकस। अब लोकस मैंने तुम्हें बेसिक्स में पढ़ाया भी था ना, क्या होता है उसके लिए 4 स्टेप्स होते थे। कौन कौन से, पहले एक पी पॉइंट लेट कर लो, फिर कंडीशन लगाओ जो दी हुई है, फिर तीसरा उस कंडीशन को सिंप्लीफाई करो, है ना, और चौथा फिर h कॉमा k को x और y पुट कर दो। ट्राई करना है तुमने क्वेश्चंस। लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p इंटरसेप्टेड बाय the axis where p is constant। हाँ जी, हाँ जी। m में तो प्लस साइन लेते ना माइनस की जगह, m प्लस वाला n माइनस वाला, तो ये बताया ना हमने, अगर ग्रेटर देन 0 होता है n वाला क्यूट एंगल होता है। ग्रेटर देन 0 अगर हो तो n वाली इक्वेशन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होती है, नेगेटिव हो तो m वाली होती है, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा ना। एक्यूट n है, ऑब्ट्यूज m, अगर एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूज होएगा ही होएगा, है ना। 90 डिग्री के केस में दोनों 0 हो जाएंगे,
अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गए, फिर दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे 90-90। समझ रहे हो? हाँ जी। अब ये लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ दिस इक्वेशन इंटरसेप्टेड बाय द एक्सेस वेयर पी इज कांस्टेंट। अब देखो पहले एक बार मैं करके दिखाऊं तुम्हें। जब हम इस लाइन को प्लॉट करेंगे, ध्यान रखो पी कांस्टेंट है, अल्फा वेरिएबल है, तो तुम्हें कैसी लाइंस मिलेंगी? जैसे एक ये लाइन मिल गई है ना, ए बी इंटरसेप्ट हो गया एक्स एक्सिस के बीच का, समझ रहे हो? और ये डिस्टेंस तुम्हारा फिक्स्ड है पी, पी तुम्हारा कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। तो अल्फा क्या चीज है? अल्फा ये वाला एंगल है, अल्फा वेरिएबल है। अल्फा चेंज होएगा तो लाइन भी चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं? अल्फा को अगर मैं चेंज करूंगा तो लाइन चेंज हो जाएगी ना। गॉट माय पॉइंट? अब क्वेश्चन ये है कि इस इंटरसेप्ट का जो मिडल पॉइंट है इसका लोकस की इक्वेशन फाइंड करो। देखो जब लाइन बदलेगी तो एम भी बदल जाएगा, जब लाइन चेंज होगी तो एम भी तो चेंज हो गया, तो जो एम का पाथ बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? क्वेश्चन समझ आ गया? जब अल्फा चेंज होगा लाइन चेंज हो जाएगी, जब लाइन चेंज होगी तो एम पॉइंट भी कहीं और चला जाएगा। ऐसे सारे पॉइंट्स एम को जब हम ज्वाइन करेंगे उसका पाथ क्या बनेगा या उसकी इक्वेशन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ लो अब। लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स, ए बी का मिड पॉइंट है एम, तो ये है मिडल पॉइंट, समझ गए? ये तुम्हारा मिडल पॉइंट है। तो जो ए बी इंटरसेप्ट है इसका जो मिडल पॉइंट है इसके लोकस की इक्वेशन क्या होगी? क्वेश्चन ये है। ये तुम्हें क्वेश्चन सही से समझ आ गया ना पहले, है ना? हाँ अल्फा चेंज हो रहा है। हाँ ये सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन सही सोचा। बेसिकली ये सर्कल पे ऐसे सर्कल है, इस तरह के टेंजेंट की इक्वेशन पे, है ना? क्योंकि डिस्टेंस इसका ओरिजिन से सेम रखना है। अब इसका एम भी तो मूव करेगा ना, ये लाइन चेंज होगी तो एम भी तो बदल रहा है, एम भी तो मूव कर रहा है, उसका पाथ जो उसकी इक्वेशन पूछी है। क्वेश्चन समझ आ गया? तो देखते हैं क्या बनेगा। सो पहले तो मैंने एच कॉमा के पहला स्टेप ले लिया कि पॉइंट को एच कॉमा के लेट कर लिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या लगेगी? पी फिक्स्ड है, पी फिक्स्ड है, 2 3 कोई भी नंबर है, पी फिक्स्ड है, पी की कोई टेंशन नहीं। अल्फा वेरिएबल है, तो कंडीशन ये थी कि तुम एम जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, सिर्फ यही कंडीशन और तो कुछ चाहिए। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए और बी क्या है? उनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? पी ओवर कॉस अल्फा कॉमा 0 और बी क्या मिलेगा? 0 कॉमा पी बाय। तो एम जो इनका मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं, पी बाय 2 कॉस अल्फा कॉमा पी बाय 2 साइन अल्फा, और ये क्या है? एच कॉमा के। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, है ना? या इसे और थोड़ा सा बेटर करके लिख देता हूँ, एच इक्वल टू पी बाय 2 कॉस अल्फा कॉमा के इक्वल टू पी बाय 2 साइन अल्फा। तो हमने कंडीशन लगा दी, सिंप्लीफाई कर दिया, है ना? अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, थर्ड स्टेप भी रहता है। 2 स्टेप हो गए पूरे, कंडीशन लगा दी कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब थर्ड स्टेप होता है कि सिंप्लीफाई करो, या एक चीज और उसमें होती है थर्ड स्टेप में, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करो। थर्ड स्टेप में एक चीज और बताई थी कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसमें है कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट? पी तो कांस्टेंट है, अल्फा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो थर्ड स्टेप रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ अल्फा। एक होता है कांस्टेंट जो फिक्स्ड है 1 2 3 कोई भी नंबर्स, एक होता है वेरिएबल एक्स और वाई जिसमें हम लेटर्स यूज करते हैं ना, और एक होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, मतलब जैसे उसको मैं सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकता हूँ। जो हम जैसे अल्फा को 30 डिग्री डाल दिया, अल्फा को 60 डिग्री डाल दिया, तो बनेगा तो कांस्टेंट ही ना, पर मैं आर्बिट्ररी चूज कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में एक चीज और लिखवाई थी कि तुम्हें अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो उनसे उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिमेम्बर? तो इसमें फिर इसका मतलब मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो कैसे करूं एलिमिनेट? अब मेरा जो गोल है इसमें वो है एलिमिनेट अल्फा। अब कैसे कर सकते हो एलिमिनेट? यूज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, है ना? कॉस अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है? p बाई 2h, और साइन अल्फा की वैल्यू p बाई 2k, और ये इक्वल टू 1। सो इसको तुम अब लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, 1 बाई एच स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई पी स्क्वायर। स्टेप 4 क्या होएगा? हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई पी स्क्वायर। तो ये लोकस की इक्वेशन है तुम्हारी, जो इसका पाथ बनेगा m का, तो ये वाला है। अब ये कोई स्टैंडर्ड कर्व तो है नहीं, तो इसको भी हम नाप तो देंगे नहीं, पर तुम्हें मैंने बताया ही था कोई भी इक्वेशन होती है अलजेब्रिक, वो कोई ना कोई पाथ या कोई ना कोई फिगर तो रिप्रेजेंट करती है। ये m का लोकस रिप्रेजेंट करती है, ये m का पाथ रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? तो लोकस में वही 4 स्टेप्स होते हैं बस। चलो अब तुम कोई ट्राई करके देखो अब इसको। क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट मूव्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ its distance from the point
3 comma minus 2 is numerically equal to its distance from the line 5x minus 12y equal to 13. So find the equation of locus. तो वही 4 स्टेप अप्रोच है, ट्राई करो। करा कुछ? पहले तो P पॉइंट चूज कर लो, से x कॉमा y है ना, पॉइंट ऑफ लोकस। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका डिस्टेंस 3 कॉमा माइनस 2 से इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, है ना, P का डिस्टेंस। तो P का डिस्टेंस बेसिकली एक पॉइंट A से 3 कॉमा माइनस 2 से और लाइन से बराबर है ना, यही ना क्वेश्चन। चेक करना पड़ेगा। अब PA है ना, तो यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। ये तो P का डिस्टेंस A से हो गया, पॉइंट A से हो गया ना। और लाइन से कैसे होता है? और 5x माइनस 12y अपॉन 13 मॉड होता है ना। न्यूमेरिकली इक्वल मतलब जो नंबर दिया हो उसके बराबर ही है ना, इसमें मॉड नहीं लेना। तो इसमें मॉड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें एक ना कंस्ट्रेंट लग गया, वो ये लग गया कि 5x माइनस 12y माइनस 13 को हमेशा नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है, रूट है ना। तो ये एक हिडन कंस्ट्रेंट आ गया तुम्हारा। स्क्वायर लिखा हुआ है, ओह स्क्वायर लिखा है, तो फिर ये नहीं आएगा। चलो तब भी ये वाली कंस्ट्रेंट तो आएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर का सम है, ठीक है। न्यूमेरिकली लिखा है ना, न्यूमेरिकली तो नहीं, न्यूमेरिकल जो नंबर होगा वही होगा ना। तो फिर माइनस में आ रहा हो या प्लस में आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, है ना। तो अब इसके बाद बस इसको सिंप्लीफाई करना है, हो गया तुम्हारा आंसर आ गया। तो करना जरा सिंप्लीफाई, कितना आएगा? 13 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 13 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 12y माइनस 13। तो 13 एक्स स्क्वायर आ गए, 13 वाई स्क्वायर आ गए, एक्स देख लो कितने आ गए, माइनस 78 और माइनस 5 माइनस 83 हो गए, है ना। वाई कितने हो गए देख लो, 52 प्लस 12 64 हो गए। बाकी कांस्टेंट देख लो वैल्यू क्या आ रही, करना जरा कितना आ रही है, कैलकुलेट कितना आया बेटा? 3 डिजिट आएगा ये, 13 इंटू 9 13 इंटू 182 इक्वल टू 0। और साथ में जो कंस्ट्रेंट है 5x माइनस 12y माइनस 13 नॉन नेगेटिव। तो ये x और y का मतलब जो पाथ बनेगा उसकी इक्वेशन सारी ऐड हो रहे हैं ना, 13 इंटू 9 13 इंटू 4 प्लस 13, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, तो आंसर है ना। बस पॉइंट लिया, कंडीशन लगाई, कंडीशन को सिंप्लीफाई कर दिया, क्या दो एक ही क्वेश्चन आएगी। और ये वैसे ना बताता हूँ, ये सर्कल की इक्वेशन मिली है तुम्हें ना, तो सर्कल की इक्वेशन सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट, मतलब लाइन से ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट जो भी बने, मतलब हाफ प्लेन के अंदर ये सर्कल, वो जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो इसका लोकस। और ये इक्वेशन तभी वैलिड है ना बेटा, लेजिट नहीं होगी अदरवाइज। अगर ये नेगेटिव आ गया ऊपर वाला नंबर एक्स और वाई के किसी वैल्यू के लिए नेगेटिव आ गया, तो ये तो सम ऑफ टू स्क्वायर्स कैन बी नेगेटिव ना, वो न्यूमेरिकली इक्वल था, वर्ड यूज किया था न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है ना। लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस तो शॉर्टर डिस्टेंस ही होता है। दो तरह के डिस्टेंस होंगे ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और एक लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। लाइंस वन इज टर्मिनेटेड बाय द एक्सिस। नाउ लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स फाइंड करो। 1,1 से पास होकर जाने वाली लाइंस जो हैं वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जो टर्मिनेट करेंगी, उनके मिडल पॉइंट्स का लोकस क्या होगा? इंटरसेप्ट ही हो गया, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। ये पॉइंट है 1,1, है ना, जहां से लाइंस पास होकर जानी। तो ऐसी कई लाइंस हो सकती हैं लाइक दिस। 1,1 से पास होकर जाने वाली जो भी लाइंस है, उनका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का इंटरसेप्ट है, यानी कि ए बी, इसके मिडल पॉइंट के लोकस की इक्वेशन चाहिए। तो जब कोई भी लाइन बनाओगे तुम ऐसी, तो उसका एम चेंज हो जाएगा ना, तो एम का जो पाथ है उसकी इक्वेशन क्या होगी? ये क्वेश्चन समझ आ गया ना क्वेश्चन? ट्राई करो, कोई एक केस चूज कर लो, जब मैंने यहाँ पर ब्लू वाला बनाया इसी को सॉल्व कर दो तो लोकस की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। पर क्वेश्चन समझ आ गया ना इसमें हो क्या रहा है ना, कैसे कर रहे हो? हाँ मैं तुम्हें ए और बी चाहिए होंगे ना, इसमें ए और बी चाहिए होंगे ना, तो कैसे करें? अगर मैं ए को a,0 और b को 0,b लेट कर लूँ, है ना। अब यहाँ पर जो मेरे ए एंड बी है वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हो गए, ठीक है ना। ये भी चेंज होंगे ना, जैसे लाइन चेंज होगी ये भी चेंज हो जाएंगे। और ये मुझे लेट करने पड़े क्योंकि इनके बिना मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता।
तो इनको तुम ये कह सकते हो कि ये हेल्पिंग वेरिएबल्स है। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर बेसिकली हेल्पिंग वेरिएबल्स। ये तो लेट करने ही पड़ेंगे। अब मुझे इक्वेशन मिल जाएगी आराम से, देयरफॉर x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। ये मुझे ए बी की इक्वेशन मिल गई, समझ रहे हैं? अब क्योंकि ये लाइन 1,1 से पास होकर जा रही है, तो ऐसा करता हूँ x और y को 1 1 डाल देता हूँ, तो ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 1। लेकिन एक कंडीशन और भी है कि m इनका मिड पॉइंट है, यानी कि a बाई 2 इज इक्वल टू h है और b बाई 2 इक्वल टू k है। तो ये दूसरी कंडीशन है कि m a b का मिड पॉइंट है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, हमारा कंडीशन लगा दी जो जो दी हुई है। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, सिंप्लीफाई और एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो इसमें कौन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? तो 1 और 2 में से और बी को एलिमिनेट कर सकते हो, बताओ कैसे? a के लिए 2h डाल दूं, 1 बाय 2h प्लस 1 बाय 2k इक्वल टू 1। तो फाइनली इक्वेशन आ गई 1 बाय h plus 1 by k equal to 2. So therefore, equation of locus of the point M be 1 by x plus 1 by y is equal. तो ये जो point M का जो path बनेगा ये उसकी equation है। Exactly, he is absolutely right. वो भी लिख लो। Method 2 ये हो सकता है कि equation ऐसे लेट कर लो, ए बी की y minus 1 equal to m times x minus 1। अब इसमें m को एलिमिनेट करना पड़ेगा बस। अब इससे क्या होगा, a निकल जाएंगे, b निकल जाएंगे, है ना, और उसका मिड पॉइंट h कॉमा k आ जाएगा और m को एलिमिनेट कर लो। 2.4 मतलब a और b लेट करके नहीं 1 कॉमा 1 और h कॉमा k में m। बट ये तो मतलब लाइन की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही लाइन है तो मतलब अभी m एलिमिनेट हो गया ना। पहले खुद ट्राई कर, स्टेप बाय स्टेप बेटा, पहले एक बार ट्राई करके देख। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ए और बी नीडेड है ना, उसके बिना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व? ए और बी का मिड पॉइंट एम है ना एच। तो पहले ए और बी को हमने अपनी तरफ से लेट किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमारे हो गए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने कंडीशन बनाई, एक तो ये कि ए बी जो लाइन है 1,1 से पास होकर जाएगी, और एक ए और बी का मिड पॉइंट एच कॉमा के है। दो कंडीशन दी हुई है, दोनों कंडीशन ले ली 1 और 2, और ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, है ना। वो तो ए बी की इक्वेशन है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली होती है ना। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने कर दिया, तुम कह रहे हो कि स्लो फॉर्म से करना, ये वाला कर लो। इक्वेशन लिखनी है ना ए बी की, तो ये वाली लिख लो, y माइनस 1 इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस 1, ठीक है। इससे ए और बी निकाल लो, x को 0 डाल के, y को 0 डाल के, फिर ए बी का मिड पॉइंट m इक्वल टू एच कॉमा के, ऐसे करो, हो गया। चलो अगला करें, क्वेश्चन नंबर 4। थ्रू फिक्स्ड पॉइंट आर ड्रॉन टू स्ट्रेट लाइंस टू कट OX in A and B and OY in C and D. Prove that locus of point of intersection of AC and BD is straight line passing through O. Origin, yes. OX or OY, x-axis or y-axis, positive x-axis, positive y-axis. जो इंटरसेक्शन होगा वो फिक्स्ड पॉइंट से ही होगा पहला, उसके साथ जो लाइन जॉइन करेंगे और नहीं, वो तो प्रूव करना है। लोकस जो बनेगा वो एक लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास होकर जा रही है, वो तो शो करना है। चलो मैं तुम्हें फिगर बना के देता हूँ, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। एक तो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है ना, फिक्स पॉइंट कौन सा बताओ? फिक्स पॉइंट मतलब गिवन पॉइंट, तो ये जैसे 2,3 होगा, कुछ ऐसा कोई पॉइंट होगा, तो अल्फा कॉमा बीटा ले लूं, है ना। अब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट ही होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि फिक्स पॉइंट है ना, गिवन है, ये चेंज नहीं होगा, ये जहां पर है वही है ना, जो दिया हुआ है वही है। तो दो लाइंस बनानी है, ओके, एक लाइन ऐसे बना देता हूँ मैं, और इससे एक लाइन ये बना रहा हूँ, ठीक है। चलो ये दो लाइंस बनाई है, नहीं फिर इस पे ना एक सेकंड, मुझे कहीं से काटना पड़ेगा इसको, ये यहाँ से जाएगी, ये तभी मैं फिक्स पॉइंट ले पाऊंगा ना। ये मैंने फिक्स पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ले लिया है ना। तो फिक्स पॉइंट से दो लाइंस आ रही हैं जो एक्स एक्सिस को कट करती हैं ए और बी पे, और वाई एक्सिस को कट करती हैं सी और डी पे, ये दिया हुआ है। अब एक लाइन लो एसी, एसी लाइन तुम्हारी हो गई ये वाली है ना, नहीं सी से डी है ना ऊपर की तरफ, ठीक है। और दूसरी है बीडी, एक हो गई एसी और दूसरी हो गई बीडी, तो बीडी भी बना दो ऐसे ही अब, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट आया ना तुम्हारा ये वाला, इसके लोकस की इक्वेशन बताओ क्या होगी। गॉट इट। दो गिवन लाइंस है अल्फा बीटा से पास होकर जा रही हैं,
पर्पल वाली दो मतलब कोई भी रैंडम लाइंस है बेसिकली, फिक्स गिवन नहीं है, सॉरी। थ्रू फिक्स पॉइंट आर ड्रॉन टू स्ट्रेट लाइंस। तो फिक्स पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा से कोई दो लाइन बनाओ, वो ए बी और सी डी को मीट कर रही है। फिर ए सी और बी डी वाली जो लाइन है ना, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा ना, उसका लोकस प्रूव करो कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होकर जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी वो यही वाली है। यहां से कोई भी दो लाइंस बनाओ, एनी टू लाइंस, जैसे मैंने पर्पल वाली बनाई है, ऐसे कोई और बना दो दो, वो ए बी सी डी पे मीट कर रही होंगी। फिर ए सी और बी डी को जब ज्वाइन करके लाइंस बनाओगे ना दो डिफरेंट, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके लोकस की इक्वेशन बताना। हाँ वो डिपेंड करेगा, उसका पॉइंट है। एक ही पॉइंट आएगा। नहीं वो तो फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना पॉइंट। तो इस केस हम जनरल केस उस केस को छोड़ देना, अभी नॉन पैरेलल वाला तो करो पहले। कौन सी? एडी और बीसी तो पॉइंट से पास को चलने वाली लाइंस है ना, दो स्ट्रेट लाइंस हैं ये वाली, दो स्ट्रेट लाइंस। ये तो ए बी सॉरी एडी और बीसी हो गई ना। पर जो दी लाइन जो गिवन लाइंस बनानी है टू स्ट्रेट लाइंस, वो तो बीसी और एडी होंगे ना। पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से पास होकर जानी चाहिए ना। जो दो लाइंस लेनी है वो तो अल्फा बीटा से थ्रू लेनी है ना, समझ रहे हैं ना। अल्फा बीटा से कोई भी दो लाइंस बनाओ, ए बी सी डी पॉइंट मिल गए। फिर ए सी और बी डी जो ग्रीन लाइंस बनेंगी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहा है। वो ऑर्डर में दिया हुआ ना, ए से बी और सी से डी, ऑर्डर में चल रहा है ना। अगर इसका ऑर्डर चेंज करोगे ना तो पता फिर तो एफ ही आ जाएगा, तो फिर तो क्वेश्चन नहीं देना। ठीक है ना, वो तो गिवन पॉइंट ही होगा। दिस मेक सेंस व्हेन ए बी और सी डी सी ऑर्डर में। कैसे सॉल्व करें बताओ। पॉइंट पी तो एच कॉमा के मैंने ले लिया, पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप मतलब ए बी सी डी चाहिए होंगे इसमें, बोलो। ए बी सी डी तो नीडेड है ना, उनके बिना कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करें ना, मूव ही नहीं करेगा क्वेश्चन तो अदरवाइज। ए बी सी डी तो रिक्वायर्ड ही है, तो मान ना ले इनको फिर। लेट ए बी इक्वल टू ए कॉमा 0, बी बी इक्वल टू बी कॉमा 0, सी बी इक्वल टू 0 कॉमा सी, डी इक्वल टू 0 कॉमा डी। तो सबसे पहले ए बी सी डी को लेट कर लेता है। अब ये तुम देख रहे हो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, चार आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए। अब हमें पता है स्टेप 3 में जाके इनको एलिमिनेट भी करना होगा, है ना। चलो वो देखते हैं स्टेप 3 में जाके। अब कंडीशन लगाते हैं, स्टेप 2 कंडीशंस लगाते हैं। क्या क्या कंडीशंस लगेंगी बताओ। हाँ ऊपर भी हो सकता हो, फिगर जैसे बनेगी। एसी की क्वेश्चन बना सकते हैं, बीटी की भी बना सकते हैं, चारों ही बना लेते हैं, दो पर्पल दो ग्रीन, चारों ही बना लेते हैं, है ना। तो पहले एडी की क्वेश्चन लिखूं, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर डी इक्वल टू 1। और बीसी की क्वेश्चन भी लिख लो, ये पर्पल लाइन जो है, एक्स बाई बी प्लस वाई बाई सी इक्वल टू 1। फिर ए सी की लिख लो, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर सी इज इक्वल टू 1। और लास्टली बी डी की लिख लो ना, एक्स ओवर बी प्लस वाई ओवर डी इक्वल टू 1। तो ये तुमने चार इक्वेशंस लिख ली, जो चार दिख रही है, दो ग्रीन दो पर्पल, चारों की इक्वेशन लिख लो आराम से। अब क्या कंडीशन दिख रही है तुम्हें, जो पर्पल वाली लाइंस हैं वो तो अल्फा बीटा से पास होकर जा रही हैं, तो पर्पल वाली लाइंस में तो इसको अल्फा बीटा डाल दो, है ना, बीसी और एडी को। और वो एच कॉमा के से पास होकर जाएंगे, है ना, समझ रहे हैं। तो मेरे पास चार कंडीशंस आ गई, देयरफॉर अल्फा ओवर ए प्लस बीटा ओवर डी इक्वल टू 1, अल्फा ओवर बी प्लस बीटा ओवर सी इक्वल टू 1, एंड एच ओवर ए प्लस के ओवर सी इक्वल टू 1, एच ओवर बी प्लस के बाई डी इक्वल टू 1। समझ रहे हैं। तो हमने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, सारी कंडीशंस जो थी वो यूज कर ली। नहीं अल्फा बीटा गिवन है, वो फिक्स्ड है। अल्फा बीटा तो हमारा फिक्स था ना, हाँ वो क्वेश्चन में दे रखा है, वो गिवन क्वांटिटी है। जो हमने अपनी तरफ से ज्यूम करे वो एबीसीडी है। तो बस अब तुम्हारा एक ही गोल रह गया, टू एलिमिनेट ए बी सी एंड डी फ्रॉम दीज 4 इक्वेशंस। मतलब इवेंचुअली तुम्हारा आंसर अल्फा बीटा एच और के में आएगा, है ना, समझ रहे हैं। अब बस ये अलजेब्रिकली सोचो कि यार इन चारों इक्वेशंस में से ये एलिमिनेट कैसे होंगे, ए बी सी डी। बस अब इतना ही काम रह गया कि इनको एलिमिनेट करना है नहीं। अब बाकी काम अलजेब्रा करना। कुछ इंट्यूशन हो रही है, क्या कर सकते हैं। 1 इक्वल टू 1 इक्वेट कर लें। यस, जो पहला सेट है ऊपर वाला, 1 इक्वल टू 1 अगर मैं इक्वेट करता हूं तो क्या मिलेगा, अल्फा कॉमन निकाल के 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी प्लस बीटा कॉमन निकाल के 1 बाई डी माइनस 1 बाई सी इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना, पहले वाला दिख रहा है। और दूसरे वाला h कॉमन लेके 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी प्लस k कॉमन लेके 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी इक्वल टू 0। तो देखो अब बढ़िया ये हो गया कि देखो कॉमन ही आ गए ये तो, है ना।
तो अब तो एलिमिनेशन हो जाएगी। कैसे? इन दोनों को उधर भेज के और डिवाइड कर दूं, ऊपर नीचे कट जाएंगे, सेम फैक्टर्स है कि नहीं। इस टर्म को उधर भेज देता हूँ, इसको भी उधर भेज देता हूँ, फिर डिवाइड कर दूं, पूरी को भी ब्रैकेट से डिवाइड करूंगा तो कट जाएंगे ना आपस में। तो क्या बचेगा? अल्फा बाई एच इधर बचेगा, उधर माइनस बीटा बाई 3, सब कुछ खत्म है ना। तो अभी इक्वेशन क्या आ गई? अल्फा के प्लस बीटा एच इक्वल टू 0। तो ये लोकस की इक्वेशन हो गई बीटा एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 0। अब ये देखो वही आंसर आ गया जैसा हमें चाहिए। क्या ये वही लोकस है? चेक करो, है ना। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, और ओरिजिन से भी पास हो जा रही है, दोनों चीजें हो गई ना कंफर्म्ड। क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है ना, c 0 है, y को mx y को mx टाइप है ना ये इक्वेशन। जब कांस्टेंट नहीं होता तो वो ओरिजिन से ही पास हो जाती लाइन। x y दोनों 0 0 डालो, सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो समझ आ गया ना बेटा। तो ये एलिमिनेशन वाला जो प्रोसेस है ना, ये मतलब थोड़ा अलजेब्रिक है ना, स्ट्रेट लाइन ही है। अल्फा बीटा गिवन नंबर्स है। कहाँ चला गया पावर 2 में? बन है ये तो आंसर है ना। कहाँ गुम हो गया तू आज? नहीं, अल्फा बीटा तो गिवन नंबर्स है, अल्फा बीटा तो गिवन नंबर्स है, वो तो कांस्टेंट्स है। हो गया बेटा। चलो मैं 2 क्वेश्चन तो मैं ना होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये तुम्हारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा, ये गुड टाइम के लिए तुम्हारे, ठीक है। अब एंड्स ए एंड बी ऑफ लाइन सेगमेंट of constant length C slide upon the axis respectively. Rectangle OAPB be completed. Then prove that locus of foot of perpendicular from P to AB will be x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to c to the power 2/3. One more question. Variable line to the point O originally लेना इसको, to cut 2 fixed lines L1 and L2 in the points A1 and A2 respectively. A point A is taken on the variable line such that m plus n upon OA is equal to m upon OA1 plus n upon OA2. Prove that locus of the point A will be line to the point of intersection of given lines L1 and L2. अब इसके साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ हमारा। अब अगला चैप्टर सर्कल्स है हमारा, है ना। पर अभी मैंने संडे में तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेनी, ठीक है। पर अगली क्लास जो होगी ना, वो डाउट क्लास ही रख रहा हूँ मैं तुम्हारी नेक्स्ट वीक। असाइनमेंट्स भी भेज दूंगा ना, सारी कर लेना इस वीक। ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे जो क्लास है डाउट क्लास है, संडे वाली तो तुम्हारी रेगुलर क्लास है। वही 8:30 रख लेंगे सुबह, फिर दोपहर को रख लूंगा। चलो हो गया ना सबने ना। मैंने अब एडवांस तक सब कुछ पढ़ा दिया। अब तुम अपनी प्रैक्टिस करो प्रॉपरली, असाइनमेंट्स दूंगा वो करके फिर PYQs कर लेना, फिर एडवांस के लिए तुम जो बुक करनी है वो भी कर सकते।